वोट तो मांगने पड़ जाए तो मनोज बीच में भागा है। पिछले 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए। और मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था कि किस किस डेट को कौन कौन सा घोटाला हुआ। जहां इस लॉकडाउन में आम आदमी की मदद करना सरकार की जिम्मेवारी थी, आम आदमी की मदद करने की बजाय उसको तो परेशान किया और अपने चहेते लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज घोटाले करा करके हमारे गाड़ी खून पसीने की कमाई को, जो हमने टैक्स के रूप में सरकार को दिया, उसकी कागजों में खाना पूर्ति करके अपनी जेब में डालने का काम किया। मैंने उस वक्त एक डिमांड करी थी आपके माध्यम से, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि इन घोटालों की आप जांच सीबीआई से कराओ। अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे, अगर कोई आप अपने अधिकारियों के जुम्मे ये लगाओगे कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो कल फिर आपके सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज फिर मैं आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करता हूं कि इन सब चीजों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम एसईटी दिया गया और एसईटी के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबका नाम सामने आए। एसईटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट से ना तो होम मिनिस्टर जो है वो सहमत है पूर्ण रूप से, और ना ही एक्साइज मिनिस्टर है। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई। रिपोर्ट के काफी सारे दस्तावेज आप लोगों को भी मिले, आपने उसको शाया भी किया। उस रिपोर्ट में 2 लोगों को दोषी मान करके 14 लोग नीचे के पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। एक्चुअल में जो किस्सा है उसकी जांच नहीं करी इन्होंने। मैंने उस वक्त एक आरोप मेरा, तो उन्होंने, सरकार ने दिए, कहा भी अभय सिंह जी का काम तो आरोप लगाना है। मैंने एक सच्चाई उस वक्त आपके सामने उजागर करी थी। मैंने बड़ा खुल करके बताया था कि हर रोज 40 ट्रक शराब के जो है पंजाब की और हरियाणा की डिस्टिलरी से निकलते हैं, जिनके कोई परमिट नहीं होते, जो डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके सरकार में बैठे पहुंच बड़ी रखने वाले लोगों से मिल करके हर रोज 40 ट्रक दारू के इस लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में गए और उस शराब को हरियाणा प्रदेश में बेचा गया। करीब 1 करोड़ 10 लाख बोतल शराब की उस वक्त इंडस्ट्री से, डिस्टिलरी से निकल करके शराब माफियों के हाथ से हरियाणा प्रदेश में बेचने का काम किया गया। एससीटी ने उस बात का जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में। चीफ मिनिस्टर के पास आज से 20 दिन पहले ये रिपोर्ट सबमिट करी कि भी 1 करोड़ 10 लाख बोतल ऐसी है जिनका अब तक कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा। ये शराब जो है एक्साइज डिपार्टमेंट ने मानी कि हमारे यहां से गई है। जो एससीटी बनी थी उसमें एससीटी का जो हेड करने वाला था टीसी गुप्ता, वो कल आपके सामने किस चीज को लेकर के हाँ भरे ना भरे, क्योंकि वो तो एक सरकारी ऑफिसर है, उसको तो सरकार की हर चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन उन्होंने जब इसकी जांच शुरू करी थी तो फरीदाबाद का अकेला डीटीसी था जिसने अपनी रिपोर्ट उनको सबमिट करी, फतेहाबाद का उसने अकेले ने करी। बाकी जो 21 डीटीसी थे उन्होंने ये कह करके उसको मना कर दिया कि भी हमने तो अपनी रिपोर्ट बना करके एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दी, आप उनसे ले लो,
हम आपको डायरेक्टली नहीं दे सकते, जबकि वो कमेटी बनी थी जिसका काम जांच करना था। उसके सामने मुख्यमंत्री की बनाई कमेटी के सामने हर हालत में उनको दस्तावेज देने बनते थे। पहले दिन से ही ये दस्तावेज नहीं देने का जो रीजन रहा, उसमें साफ था, स्पष्ट था कि इस शराब घोटाले के पीछे मंत्री का भी हाथ है। एक तरफ मुख्यमंत्री किसी टीम का गठन करता है, एससीटी बनाता है, और उस एससीटी को एक डिपार्टमेंट जो है कोई दस्तावेज मुहैया नहीं कराता। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को चैलेंज है। इसका सीधा सा मतलब है भी चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी, उसका महत्व खत्म कर दिया उस डिपार्टमेंट ने। अब भी उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उनमें से एक आदमी को जो है क्लीन चिट दे दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं भी केवल एससीटी की उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि वो 1 करोड़ 10 लाख बोतल का जो मामला है, उस मामले की जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा की सरकार में बैठा अधिकारी इसकी ठीक ढंग से जांच करके उन मुजरिमों तक पहुंच सकता है जिन्होंने ये बड़ी गड़बड़ करी है। इसके लिए इसकी जांच जो है किसी न्यायिक जांच अधिकारी से करानी चाहिए, या तो कोई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, और या इस इश्यू को, इस मामले को इसको सीबीआई को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा कराई गई जांच को फाड़ करके फेंक दिया, एक तरह से सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि मुख्यमंत्री ने तो क्या जांच कराई, हमें मतलब नहीं है। लेकिन जिनको इस कमेटी ने दोषी माना है, हमने उनको क्लीन चिट दे दी। इस तरह से क्लीन चिट देने का मतलब सीधा सा है कि वो जो आदमी जो क्लीन चिट दे रहा है उसको, वो भी 100% इन्वॉल्व है उसमें, उसकी बिना इन्वॉल्वमेंट के बिना। अदरवाइज तो फिर वो भी ये कहता है कि ठीक है, अगर दोषी है तो अब इसकी जांच चल रही, इस जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए उसको कहीं क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर आज की तारीख में अब तक हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनने के बाद आज जो भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, जिस तरह से किसी को कोई डर भय नहीं है, आज ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। हमें भी 30 साल हो गए राजनीति करते हुए। इस 30 वर्ष में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन जो आरोप आज की डेट में लग रहे हैं, आज जिस तरह से एक खुला भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश आज दिवालिये की तरफ जा रहा है। प्रदेश में ना तो आज कानून व्यवस्था नाम की चीज है, और भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री केवल अखबार तक स्टेटमेंट दे करके, लीपापोती करके अपनी सरकार को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कहीं प्रदेश के हितैषी हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री की पद की गरिमा का थोड़ा सा भी ख्याल है, तो मुख्यमंत्री को इस मामले में बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, बड़ा फैसला लेना चाहिए, जिससे प्रदेश में, देश में एक मैसेज जाए कि भाई हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं, केवल स्टेटमेंट दे करके, ऐसी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने आज पहली बार नहीं दी, अनेकों बार ऐसी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की जब जब इस किस्म के आरोप सरकार पर लगे आए, लेकिन कभी मुख्यमंत्री ने उन चीजों पे आगे बढ़ने की बजाय उसको ठंडे बस्ते में डाल करके उन लोगों को बचाने का काम किया। आज भी भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जो है इस किस्म की स्टेटमेंट दे करके लिपापोती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक एससीटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 14 एफआईआर का 13-14 का एफआईआर का हवाला दिया, वैसे तो 250 के आसपास है एफआईआर। इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन केवल वहीं तक सीमित कर दी जो मौके पर ड्राइवर या कंडक्टर या जो क्लीनर पकड़ा ट्रक के साथ शराब, और उन्होंने कहा उसमें जो शराब पकड़ी गई वो
3 फैक्ट्रियों की थी, इसमें से एक फैक्ट्री की सबसे ज्यादा थी एम डिस्टिलरी की। वो कहते हैं वो वहां तक गए ही, स्रोत का ही नहीं पता। आप ये देखो कि जांच करने की बात कही जा रही है, जो ड्राइवर पकड़ा गया, जो कंडक्टर पकड़ा गया, आप उसके जुम्मे कैसे लगा सकते हो कि भी इसने शराब का ट्रक ला करके यहां उतारा? वो ट्रक किसने भरवाया? उस ट्रक को किसने फैक्ट्री के अंदर पहुंचाया? फैक्ट्री के मालिक और किसी बड़े व्यक्ति की आपसी साठगांठ के बिना ये सब चीज संभव नहीं है। मुख्यमंत्री को ये चीज भी जांच के दायरे में लानी चाहिए थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच जो है सीबीआई से हो, ताकि जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उन तक जाया जा सके, ताकि आइंदा कोई इस तरह की शरारत ना हो। आज जो पंजाब में हुआ है, 100 और कुछ लोग पंजाब में शराब की वजह से मरे। कल अगर इस लॉकडाउन के दौरान उस तरह से अगर लोग हरियाणा में मर जाते तो उसका कौन जिम्मेवार था? उस वक्त में जिस तरह से शराब की तस्करी हो रही थी, पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन था, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, नाके थे पुलिस के, तो दारू के ट्रक आए कहां से? इसका मतलब ये जो सारी साजिश थी, इसमें कोई ड्राइवर कंडक्टर तक के लोग नहीं, इसमें तो एन ऊपर तक का मामला जुड़ा हुआ था। ऊपर तक के लोग ना होते तो फिर इस तरह की दारू की तस्करी नहीं हो सकती थी। गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही बात कही है कि जो अधिकतर जो मामले हैं उनमें ड्राइवर को जिम्मेदार बना दिया, इसीलिए हम आगे की जांच अब जो है स्टेट विजिलेंस को दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि विजिलेंस जो है वो विज साहब को एक बात और पूछनी चाहिए आपको कि विज साहब होम मिनिस्टर आप थे और पुलिस के पहरे आपने लगा रखे थे पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान, तो ये ट्रक कहां से आए? फिर ये दारू कैसे बिकी? गांव के अंदर तो ठीकरी पहरे थे। आप कहीं ये कहो कि विज साहब ये कह दे कि मैंने विजिलेंस को जांच सौंप दी, तो विज साहब दूध से नहीं धुल जाएंगे। विज साहब अपने फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे। कहीं इतना कह करके अपनी जिम्मेवारी से ये कह दे भी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो भी गलत है। विज साहब को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट तेरा है वो भी उतना ही निकम्मा और नाकाम है जितना एक्साइज है। तुम दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तस्करी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। ये दोनों जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री को दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करता, 1 करोड़ 10 लाख बोतलों का मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता, उस बात का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं देता, तो फिर मुख्यमंत्री भी इस मामले में इन्वॉल्व है। फिर तो चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे। मैं सर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो मामला है एक्साइज वाला, इसमें मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित की, रिपोर्ट आ गई, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको मैं मानता नहीं। एक मामला जमीन के रजिस्ट्रियों वाला भी था, उसमें भी कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिली है जहां मुख्यमंत्री को ही आकर ये लैंड रजिस्ट्रेशन रोकनी पड़ी। इसीलिए तो मैं पूरा करूं, लगता है कि 1 साल अभी हुआ नहीं है और जिस तरीके से मतभेद शुरू हुए हैं ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है और ये जो चीजें हैं और गहराई की सरकार, जो गठबंधन सरकार इनके बीच में, ये मतभेद नहीं है, ये एक दूसरे को बचाने का रास्ता निकाल रखा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दो, फिर कोई जांच कमेटी बैठा दो, जांच कमेटी से लेकर के जांच उसके हक की करवा करके उसको ठंडे बस्ते में डाल करके क्लीन चिट दे दो। ये सब मिली भगत है। हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। किसी भी दफ्तर में आप मेरे साथ चलो, ये छोड़ दो, कैमरा रख दो, मैं तो जाऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे, मैं आपके साथ किसी तीसरे आदमी को भेज दूंगा। अगर बिना पैसे के बिना कोई अधिकारी आपसे किसी काम को अंजाम दे दे तो मुझे कह देना। आज तो लूट मचा रखी है, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए। किसान को लूट लिया, व्यापारी को लूट लिया, कर्मचारी को लूट लिया, अब आम आदमी को लूटने के लिए भी इन्होंने नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। एक एक्साइज मिनिस्टर ये कह रही थी कि जो डिस्टिलरी में जाने की बात थी ऐसी,
वो कह रहे हैं कि पंजाब एक्साइज एक्ट जो है वो ये कहता है कि कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर जा नहीं सकती है, हमसे रिटर्न में पूछा नहीं गया था। अगर वो कहते हैं हमसे रिटर्न में परमिशन मांगते हैं इस तरह की कि हमें यहाँ पर जाना है तो हम अलाउ कर देते। ये जो सारी बातें कही जा रही है ये अपने आप को बचाने का एक प्रयास है, ये बचाने का प्रयास है। ऐसी हालत है हरियाणा प्रदेश में, आज हरियाणा प्रदेश की शराब जो है बिहार में पकड़ी जाती है, हरियाणा प्रदेश की शराब आज गुजरात में पकड़ी जाती है, उत्तर प्रदेश में पकड़ी जाती है, दिल्ली में पकड़ी जाती है। तो इसका मतलब ये लोग शामिल हैं, ये सब हम उस माफिया को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। कितना सा बॉर्डर है हरियाणा का, आप मुझे बताओ ना भी कितना बड़ा बॉर्डर है, चोरी हो सकती है? वैसे वो सामूहिक दो चोरी तो खुद कराते हैं सारा दिन। वैसे वो सामूहिक 2 फैक्ट्रियां तो हरियाणा में, एक राजपुरा में, उसी आदमी की 2 नहीं नहीं, वो 3 फैक्ट्रियों का जिनका जिक्र किया जा रहा है वो एक ही आदमी की तीनों फैक्ट्री है, 2 हरियाणा में, 2 हरियाणा में और एक राजपुरा में। राजपुरा में जो उसकी इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी है, मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र का जैन है, उसकी फैक्ट्री है, जिसका संबंध आपके जो पहले गवर्नर थे यहाँ पंजाब के, शिवराज पाटिल जो है, उनकी पार्टनरशिप में है, उनका लड़का उसका पार्टनर है और उन्हीं की पार्टनरशिप में फैक्ट्रियां चल रही है। और इन्हीं फैक्ट्रियों से दारू, हुड्डा के टाइम में भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। तो आप सर इस मुद्दे को लेकर कुछ पार्टी की तरफ से जो भूपेंद्र सिंह नाम का लड़का है जो इसमें पकड़ा गया था, आज तक किसी ने आपके सामने इस बात का खुलासा किया कि नहीं किया? आपको जानकारी है कि नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ। वो भूपेंद्र सिंह जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी आदमी है। उसने पिछला जो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से उम्मीदवार थे, 31 लाख रुपए की उन्होंने राशि उसको भेंट करी थी यहाँ आपके इसमें खरखोदा में उस वक्त में। हुड्डा जी का खास आदमी है, इसलिए आपने देखा नहीं, इस शराब घोटाले में कहीं हुड्डा ने कभी एक दिन भी कोई स्टेटमेंट दी। आज इसका खुलासा होने के बाद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट नहीं आई है, आज भी चुप है। क्योंकि इसलिए चुप है कि जिस व्यक्ति को इसमें सरगना माना गया है उस व्यक्ति के उसके साथ संबंध है, इसलिए उसका नाम लेते हुए इसके साथ डरते हैं। अभी कल को अगर मैं नाम लूंगा तो कहीं तेरा नाम साथ ना जुड़ जाए। चुनाव भी चल रहा है, चुनाव के लिए चंदा चुनाव के नाम का था, दिया किस चीज का है तो हुड्डा साहब से पूछ लो चुनाव चलने या उससे भूपेंद्र से पूछ लो, जिसने दिया है वो बता देगा। चुनावी चंदा वही आदमी 31 लाख रुपया दे सकता है जो सरकार से कोई ना कोई फायदा उठाता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने किसी वक्त में फायदा उठाया होगा, इसलिए जाकर के दिया होगा। तो सर इस शराब घोटाले को लेकर आपकी तरफ से क्या है? मैं शराब घोटाले को लेकर के नहीं, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है, हम इसके जवाब का इंतजार करेंगे, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। उसके साथ साथ जो ये 9 घोटाले में मैं उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं और जल्दी अगर सरकार ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी, तो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाकर के 9 के 9 घोटाले उनके हाईकोर्ट में सामने रखेंगे और हाईकोर्ट से जाकर के गुहार करेंगे कि भी सरकार लूटने में लगी है। अब अगर कोई न्याय दिला सकता है हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो केवल आपसे उम्मीद करते हैं। हम जाएंगे और जाकर के इस बात के लिए हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस लड़ाई में कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी। एक सवाल इससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आपने बहुत उसके लिए आप 14 साल में बहुत संघर्ष किया है, एसवाईएल का विषय बहुत नजदीक आ गया है और अगस्त के 30 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट सुनवाई पे ऑर्डरली कहा कि पार्लियामेंट की ऑर्डर में कि पंजाब चीफ मिनिस्टर और हरियाणा चीफ मिनिस्टर। आप एक चीज बताओ मुझे भी, अयोध्या का राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राम मंदिर बनाने में साथ के साथ कार्रवाई शुरू होगी। एसवाईएल का फैसला भी तो हरियाणा के हक में 2016 में आ गया था, तो फिर केंद्र की सरकार ने उस नहर का निर्माण क्यों नहीं किया, जिस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार
हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए SYL नहर का निर्माण करे। क्यों केंद्र की सरकार ने जानबूझ करके इस मामले को लटकाया? वहां तो राजनीतिक लाभ लेना था, यहाँ किसान से जुड़ा हुआ मामला था। किसान को पानी मिलता, किसान खुशहाल होता। बीजेपी थोड़ा ही देखना चाहती है कि किसान खुशहाल। बीजेपी तो किसान को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए SYL नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को ये दोनों राज्यों को निर्देश कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे और 2 सप्ताह बैठ ही अरे 2 सप्ताह 3-4 दिन रह गए होने में दोनों राज्यों को बैठने के लिए कहा था इस पर हल करने के लिए। भाई मुख्यमंत्री हमारा क्यों जाके बैठे? वो तो ये कहेगा सीधा सीधा फैसला मेरे हक में आया हुआ है, मेरे हक में फैसला है, उस फैसले को लागू कराओ।